जैसे 10.81 का स्क्वायर है, हम तो एक तो हो गया 1081/100 का स्क्वायर हो गया, पर वो अपने आप में हॉरिबल है 1081 का स्क्वायर। फिर सोचे चलो 11 का तो 10 और 11 का स्क्वायर की बात कर लेते हैं। 10.81 है, तो राइट यू एसेंशली प्लेइंग अराउंड, उसको वर्ड प्लेइंग अराउंड बोलें या फिर बेसिकली क्या बोलेंगे इसको, मतलब यही करते हैं हम बेसिकली तो, और शायद यही काफ़ी लोग नहीं करते हैं। या हाँ, तूने बोला ही मेरे मन में इमीडिएटली आ गया, अच्छा 11 के नजदीक है, तो चलो 120 से थोड़ा कम होगा आंसर, हम्म, है ना? हम्म, आई थिंक हाँ, वो वाली बात आ गई जो तू पहले बोल रहा था कि अगर फियर है किसी के मन में, तो फॉर एग्जांपल 10.81 का स्क्वायर देख के शायद कुछ लोगों के मन में ऑलरेडी एंजाइटी आ जाएगी। आई थिंक ओ भाई, ये क्या अजीब सा नंबर, ऊपर से स्क्वायर इसका। तो फिर वही वाली बात आ रही है जो मैं प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल लेके बता रहा था कि आई थिंक जब किसी क्वेश्चन में अनकंफर्टेबल है, तो वो डिफॉल्ट इंस्टिंक्ट होता है उसमें से भाग के निकलने का, क्या आई डोंट वांट टू रिमेन इन दैट अनकंफर्टेबल पोजीशन सिचुएशन फॉर टू लॉन्ग। तो मुझे लगता है उस चक्कर में कि शायद मैं अपने आप को अलाउ भी नहीं करता कि यार तू ऐसे राउंड ऑफ कर सकता है, या फिर 0.08 के केस में तू 8/100 करके सोच सकता है। आई थिंक आई मीन आई डोंट इट्स नो। 10 प्लस 0.8 का स्क्वायर करके फिर 10 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 0.8, अगर तुम्हें ज़्यादा ही प्रिसाइज चाहिए तो, राइट। तो वो भी निकालना कितना खास मुश्किल नहीं है, राइट। 10 स्क्वायर इज 100, 0.8 स्क्वायर इज 0.64, 20 × 0.8 इज 16, तो 116.64 आ गया आंसर। तो डिफरेंट तरीके हैं। अ, तो आई थिंक वो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेइंग अराउंड शायद है ही नहीं, शायद बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना, क्योंकि वो हो ही रहा है, माइंडसेट है कि ये सही तरीका है, ये गलत है, बट वो गलत गलत क्यों है, और गलत यूनिवर्सली गलत है या यहाँ पे नहीं चल रहा, या गलत में कुछ एक एस्पेक्ट गलत है, या सारा ही गलत है, वो क्लैरिटी नहीं है ना लोगों की। अ, वही आई थिंक इनिशियली शायद लोगों को, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद इनिशियली लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आते होंगे कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, वैसा क्यों नहीं कर सकते, जब छोटे होते होंगे तो। फिर धीरे धीरे लोगों ने बोला होगा ये बकवास क्वेश्चन बंद करो अपने, उनको लगता होगा यही तरीका है, बस आंखें बंद करके चलते रहो। फिर दिमाग अपने आप नहीं जाता होगा कि ऐसे क्यों नहीं, ऐसे करके ट्राई कर लेता हूँ वैसे करके। जैसे एक अच्छा याद आया मुझे, एक स्टूडेंट के साथ जब मैं ऐसा करता था ना, आई वुड प्ले अराउंड। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो कि 10.8 का स्क्वायर है। मुझे याद नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली उसके साथ ही बड़े लंबे टाइम तक रहा था, रहता लंबे टाइम तक क्या, उसने लास्ट तक वो खुद भी यूज़ करता था ये, जैसे हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरिंग का प्रॉब्लम बोल लो, कि 10.8 का स्क्वायर ही निकाल रहा हूँ, बट मैं 10 प्लस 0.8 द होल स्क्वायर मान के निकाल रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें स्ट्रक्चर होते रहते हैं, स्ट्रक्चरिंग इज अ वेरी कॉमन वे वी सॉल्व राइट प्रॉब्लम, और ये तो यूनिवर्सल वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, राइट। इट्स नॉट स्पेसिफिक टू क्वांट, कि प्रॉब्लम को इस तरीके से देखो तो बहुत मुश्किल लग रही है, उस तरीके से देख लो सडनली बहुत आसान हो गई। तो एक स्टूडेंट था, कहता सर मुझे लगता है कि हम चीटिंग कर रहे हैं, और वो लास्ट तक बोलता रहा, कहता सर अभी तक मेरे को अंदर से आता है कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, सही नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा "ओ भाई, तो मतलब उसके अंदर दिमाग में सोच था कि सीधी तरह से करना चाहिए ना, ये क्या घुमा फिरा रहे हैं क्वेश्चंस को, और ऐसे भी कर लो वैसे भी कर सकते हैं। मतलब ऑफ कोर्स ये बात है, ही वुड अंडरस्टैंड, कर तो सकते हैं, बट उसको फिर भी अंदर से आता था कि नहीं कुछ गलत है ये, कुछ तो गलत करो। ये बड़ा फैसिनेटिंग है यार। हाँ, ये मेरा नहीं रहा है ऐसा एक्सपीरियंस किसी स्टूडेंट के साथ चीटिंग कर रहे हैं। मतलब शायद ऐसा लगता है कि ठीक है, चलो कुछ कर करा के जुगाड़ करके आंसर निकाल लिया, लेकिन जो असली प्रॉपर तरीका है वो तो मुझे अभी भी नहीं आता। मतलब ढंग से नहीं करा मैंने, निकाल लिया आंसर बस मैंने।
ये इससे मेरे को काउंटिंग की एक बात याद आ रही है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन काउंटिंग वाले क्वेश्चंस। मैं कितनी बार बोलता है भाई तुम्हारा काम है आंसर निकालना, क्वेश्चन पूछ रहा है जो भी, लेट्स से हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 7 आर देयर बिटवीन 100 एंड 200। अगर तो ऐसी रेंज है 100 टू 200, बड़ी रेंज नहीं है, और कोई मैथमेटिकल तरीका आता है तो ठीक है कर सकते हो, नहीं तो बाकी गिनना शुरू हो जाओ भाई, 105 112 119, लगे रहो बस, फटाफट गिने जाएंगे। कितने होने वाले हैं? 13-14 होने वाले हैं बस, राइट? निकाल लो। तो उसमें भी फिर ऐसा ही रिएक्शन आता है पीडी में, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल तरीका क्या है करने का इसको? तो लगता है कि हाँ यार, आई थिंक दो बातें लगती हैं। एक तो ये लगता है कि यार चलो ठीक है 100 टू 200 में तो वर्क कर गया, बट 1000 टू 2000 में क्या करेंगे फिर? लेकिन दूसरा ये भी लगता है कि हाँ यार, ये तो चलो एक किस्म से जुगाड़ से आ गया आंसर, लेकिन वो प्रॉपर स्मार्ट मैथमेटिकल तरीका तो नहीं है ये। उस टॉपिक में मैंने काफी नोटिस किया है कि वो टेंडेंसी टू नॉट एक्सेप्ट रीजनिंग बेस्ड या फिर सिंपल देसी सॉल्यूशंस इज क्वाइट हाई इन काउंटिंग। हाँ एक्चुअली, पर हम बात सेम कर रहे हैं, बट हमारे एग्जाम्पल्स बिल्कुल अपोजिट एंड के हैं एक्चुअली। मैं उल्टा रीजनिंग यूज करके निकाल रहा हूँ आंसर्स, टिपिकल ट्रेडिशनल एल्जेब्रिक वे से नहीं निकाल रहा था। मैं उसका एग्जांपल दे रहा था जब उसको लगता था हम चीटिंग कर रहे हैं, कुछ तो हमने करा नहीं है पेपर पे। ऐसे ही निकल गया। आप तो प्योर काउंटिंग की बात कर रहे हो, जो कि वहाँ सिंपल तरीका है। आ, आ, हाँ, रेजिस्टेंस दोनों में सेम आ रही है, बट एक एक तरह से बिल्कुल हाईएस्ट लेवल ऑफ मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग है, एक बिल्कुल शुरुआत है। हाँ श्योर है ना, वो ठीक है, पर हाँ वही कि मतलब अगर वो स्मार्ट मैथमेटिकल तरीके से नहीं कर रहे, इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं, तो फिर और इवन इंटरेस्टिंग राइट, हम भी यूज तो कर रहे हैं कि मैथमेटिकल वे ऑफ सॉल्विंग, मतलब वही है, मतलब इंटरेस्टिंग है कि हम कैसे हर चीज को कैटेगराइज कर लेते हैं। इसका मैथमेटिकल वे ऑफ सॉल्विंग क्या है? अरे, वे ऑफ सॉल्विंग के बारे में बात करते हैं, मैथमेटिकल वे ऑफ सॉल्विंग क्या होता है? क्योंकि मतलब मुझे लगता है वही हर चीज को हम वो बना देते हैं कि मैथ के हिसाब से कैसे सॉल्व, अरे तुम मैथ को छोड़ो, वैसे कैसे सॉल्व, मतलब क्या होना चाहिए इसका सॉल्यूशन, मतलब कैसे निकालेंगे? लेट्स से कि वो जैसे वो बनाए थे ना, जैसे 100 टू 200 में 7 के मल्टीपल निकालने हैं, तो क्या फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 इज 105, लास्ट मल्टीपल ऑफ 7 क्या होता है भाई? 196। तो वो करेंगे 196 माइनस 105 बाई 7 प्लस 1। ये फॉर्मूला बना देते हैं कि इसको फिर वो बोलते हैं हाँ ये मैथमेटिकल वे है, क्योंकि शायद फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कोई, और एक्सटेंडेबल है, किसी भी दो नंबर्स में चल जाएगा वो। तो उस केस में एक तो वही है कि आ कहाँ से रहा है, क्यों निकाला गया, पहला मल्टीपल ऑफ 7 लेना है, लास्ट मल्टीपल ऑफ 7 लेना है, फिर लास्ट में जाके +1 करना है, राइट? ये मैथ आई थिंक, मतलब मुझे ना कहीं मेरे दिमाग में ऐसे स्ट्राइक कर रहा है कि एज एन उसको बोलना मैथमेटिकल वे, इट्स वेरी क्लोज टू सेइंग कि जीमैट वे है। कि जैसे ही बोल दिया ना मैथमेटिकल वे है, या फिर जैसे हम बोलते हैं कि जीमैट में देखो ऐसा होता है, सडनली पीपल क्लोज देयर माइंड्स। अच्छा, फिर इसको तो मैं नहीं समझ सकता, अब ये तो जीमैट में जो चलता है सो चलता है, मैं क्या करूं? नहीं समझा मैं बात ये। क्या कि मैथमेटिकल वे सॉल्व, मैथमेटिकल वे से जीमैट वे। मतलब जैसे जो मेरा टिपिकल प्रॉब्लम रहती है लोगों के साथ, वो ये रहती है कि वो कहते हैं कि सर जैसे सीआर में ही बोलेंगे कि सर जीमैट के हिसाब से क्या होता है सही, जीमैट के हिसाब से किस तरह के आंसर सही होते हैं, अ, किस तरह का लॉजिक चलता है, या जैसे फॉरम्स पे लिखा होता है राइट कि एक्सट्रीम आंसर्स करेक्ट नहीं है जीमैट में, नॉट नॉट करेक्ट, एंड सो ऑन। मतलब इसका एक्सट्रीम एग्जांपल एक एक
लड़की ने मेरे से पूछा था कि सर आई नो कि फॉर्मूला तो ये मैथ में तो होता है बट जी मैथ में भी ऐसे यही होता है। मतलब राइट, अब आपका एक्सक्लेमेशन आ रहा है। ये वुमन में पूछते हैं तो इतना एक्सक्लेमेशन नहीं आता। क्वांट में उसने सेम क्वेश्चन पूछा तो आई वाज आल्सो लाइक अच्छा क्वांट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बट हाँ आया उसके भी। तो वही सेम ही तो है, वो वर्बल में भी लोग सोच रहे हैं कि जी मैट में इस तरह के ऑप्शंस एक्सेप्टेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते एक्सेप्टेबल? मतलब वो कहते हैं जो भी उन्होंने, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है क्या क्या बना रखा है जी मैट के अराउंड लोगों ने। मैं उनसे बोलता हूँ बट कहाँ लिखा है, जी मैट ने कहाँ बोला है? कोई तो इंस्ट्रक्शंस निकाली होंगी जी मैट ने कि हमारे में ये रूल्स इस तरह से चलते हैं, ये हम मानते नहीं है। रियल लाइफ में होता होगा बट हम नहीं मानेंगे इन चीज़ों को। कुछ भी तो नहीं लिखा है जी मैट ने। तो मतलब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जैसे उसको बोलो ना मैथमेटिकल वे ऑफ सॉल्विंग, तो सडनली फिर से शायद कहीं ना कहीं लोग दिमाग में अपने हटा लेते होंगे अपना, अब मेरे को दिमाग नहीं लगाना है, मैथ के हिसाब से ऐसा होता है। मैथ के हिसाब से ऐसा क्यों होता है, शायद इसमें वो नहीं जाते हैं। जी मैट के हिसाब से ऐसा क्यों होता है, इसमें नहीं जाते। सिर्फ जी मैट के हिसाब से जो होता है वो मुझे बता दो, उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। पर हाँ मैथ के हिसाब से या जी मैट के हिसाब से क्यों होता है, शायद उसमें नहीं जाते हैं। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेम स्टूडेंट फॉर एग्जांपल जब स्कूल कॉलेज में मैथ्स से डील करता होगा, जी मैट तो अभी आया, तो जैसे पहले मैथ्स से डील करता होगा तब भी उसको यही इश्यूज आते होंगे, तब अलग इश्यूज होंगे? क्योंकि तू बोल रहा कि जी मैट में कैसे करना है, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं वो रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं उल्टा कह रहा हूँ कि पैदल है कि शायद, नहीं नहीं, उसमें भी सेम रहते होंगे क्योंकि वहां पे भी उसको बोलते होंगे मैथमेटिकल वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो फिर से वो उनका होता होगा शायद मैथ के हिसाब से ऐसे करना है। तो सडनली आई थिंक वो बन जाता है एक एक कॉन्सेप्ट, एक साइलो बन जाता है कि जैसे अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजी इन चीजों को ऐसे समझना है, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजी इन चीजों को ऐसे क्यों देखना है, ये सब में नहीं जाते हैं। तो वैसे ही मैथमेटिकल वे ऑफ सॉल्विंग अगर वो बोलेंगे मैथ के हिसाब से 100 to 200 का निकालने का फॉर्मूला ये है, तो ये फॉर्मूला क्यों है, कहाँ से आया, पहला मल्टीपल और लास्ट मल्टीपल ना निकालें, कुछ और तरीके से कर लें, उस सब में नहीं जाते शायद। या आई एग्री विद दैट इंटायरली। और इनफैक्ट उसी की कोरोलरी कि सपोज जैसे इसी फॉर्मूले में कई बार लोगों को कंफ्यूजन होती है, एंड में +1 करना होता है कि नहीं करना होता, लेट्स से कंफ्यूजन है, तो ना उसको वेरीफाई करने के बारे में सोच पाते हैं, ना कोई अल्टरनेट तरीका सोच पाते हैं कि चलो गिन लेते हैं या फिर मल्टीपल्स के हिसाब से देख लेते हैं, है ना? तो वो फॉर्मूले पे ही रिलाई कर रहे हैं इंटायरली कितनी बार। um, एक तो मेरे मन में आ रहा है कि यार स्कूल में क्या फॉर एग्जांपल स्टेप्स के मार्क्स होते थे? मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा होता था क्या कि स्टेप्स के मार्क्स होते थे लेकिन एक पर्टिकुलर किस्म के स्टेप्स के ही मार्क्स होते हैं कि वहां पे ऑल्टरनेट सोल्यूशन दो, कोई तुम ऐसे रीजनिंग बेस्ड तो नहीं मिलेंगे नंबर? ऐसा होता था क्या? मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे याद तो नहीं आ रहा। तो जो मुझे लग रहा है कि अगर एक का तुम इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, तो आई एम नॉट श्योर कि, बट हो सकता है कि दो तीन तरीकों से तुम उसको खोल सकते थे, या तो इस पार्ट को पहले खोलो या उस पार्ट को पहले खोलो, ऐसा पॉसिबिलिटी। पर दोनों तरीके ही सही माने जाते हैं, तो नहीं कि नहीं इसी पार्ट को पहले खोलना था तुम्हें। बट हाँ ऑफ कोर्स बात है, उसको पार्ट को खोल लिया तब उसको सही करना पड़ेगा आगे तुम्हें। लास्ट में बस आंसर सही आ जाए, हाँ आई थिंक वहाँ पे तो स्टेप बाय स्टेप का ये ऑब्जेक्टिव होता था ना कि सिर्फ आंसर सही लिखने से तुम्हें स्कोर नहीं मिलेगा। या प्लस ऑन द फ्लिप साइड की आंसर गलत भी आया है लेकिन कितने स्टेप्स तक कम से कम तुम ठीक थे तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते थे। तो एक तो एक्चुअली यही फर्क है जी मैट में और स्कूल के मैथ्स में, कॉलेज में भी आई थिंक, है ना? कि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग तो सीधी बात है भाई, आंसर या निकल रहा है सही या नहीं निकल रहा, और जैसे करना है करो। आई थिंक ये तो बहुत लोगों के लिए फर्स्ट टाइम ऐसा होता है
कि नाउ स्टेप्स डोंट मैटर, आंसर निकालना है बस। अभी तक तो मैथ्स यही था कि भाई स्टेप्स स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्टेप्स फॉलो करने हैं। आंसर नहीं भी निकला चलो कोई बात नहीं, 10 में से 8 या 9 कुछ तो मिल जाएंगे। अब उल्टा हो गया कि आंसर आ गया तो मस्त, नहीं आया तो सीधे जीरो खटाक, जो भी जीरो या जो भी उनकी स्कोरिंग होती है। बट कुछ मिडिल ग्राउंड कुछ भी नहीं बचा। आई थिंक ये भी नई चीज हो जाती है कुछ लोगों के लिए, काफी लोगों के लिए। और उसी से मेरे को आ रहा है कि यार शायद स्टेप्स की अफिनिटी इतनी हो चुकी है, और यूजुअली वो स्टेप्स मैथमेटिकल ही होते थे, इक्वेशन सॉल्व करना, फॉर्मूला लगा के कुछ निकालना ऐसे। तो मतलब जैसे पहले तू बोल रहा था कि भाई मैथमेटिकल वे बोल रहे हैं हम, मेरे मन में आ रहा था कि यार एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल 105 112 ऐसे मैं गिन रहा हूँ 7 के मल्टीपल्स, तो क्या ये मैथमेटिकल वे नहीं है? और वो फॉर्मूला लगाना 196 माइनस 105 डिवाइड बाय जो भी, वो मैथमेटिकल वे है? ये भी कौन डिसाइड कर रहा है ना? जैसे अक्सर में रिलेटिव स्पीड की कभी बात होती है, तो जैसे कई स्टूडेंट्स बोलते हैं भाई रिलेटिव स्पीड तो मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, राइट, कि कब प्लस करना होता है कब माइनस करना होता है, बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। तो मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है बेसिकली कि भाई तुम्हें किसी दोस्त से मिलना है, तुम एक जगह खड़े हो, वो दूसरी जगह खड़ा है, तुम फोन पे बात कर रहे हो, चलो मिलते हैं। तो व्हाट्स द फास्टेस्ट वे टू मीट? कि तुम उसको बोलो तू वहां से चलना शुरू कर, मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, फिर बीच में कहीं मिल जाएंगे। दैट्स द फास्टेस्ट वे टू मीट, है ना? सिमिलरली बाकी केसेस बन जाते हैं कि वो खड़ा है, तुम चल रहे हो, तुम खड़े हो, वो चल रहा है, वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, तुम चेस कर रहे हो, तुम उस डायरेक्शन में जा रहे हो, वो चेस कर रहा है। तो सबको फिर कंपेयर भी कर सकते हैं किसमें कम टाइम लगेगा, किसमें ज़्यादा लगेगा। तो और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आती हैं, है ना? तो रियल लाइफ में ऑलरेडी इतना तो हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये भी तो मैथ्स ही है। अगर मैं एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं ड्राइवर को बोलता हूँ भैया जी प्लीज़ तेज़ चलाइए, तो ये भी तो मैथ्स ही है। मेरे को पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस हाँ इस मोमेंट मेरे को फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे पता है भाई टाइम कम बच रहा है तो स्पीड बढ़ाऊंगा, तब जाके डिस्टेंस कवर कम टाइम में होगा, तब मैं पहुंच पाऊंगा टाइम पे। इतना एक्सप्लिसिटली नहीं सोच रहे हम डिस्टेंस टाइम स्पीड के टर्म्स में, लेकिन बेसिकली तो यही बात सोच रहे हैं। तो एक तो मेरे को वही आ रहा है कि यार मैथमेटिकल वे बोल के, और मैं भी ऐसे ही करता हूँ, स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भाई ये मैथमेटिकल वे है, ये रीजनिंग का वे है, ये ऐसा है। आई थिंक मोर देन एनीथिंग वो बस एक कैटेगराइज करने का तरीका है। एक्चुअली मैं मैथमेटिकल से ज्यादा मैं ट्रेडिशनल वे बोलता हूँ। हाँ, है ना? क्योंकि वो वही है कि मोर देन मैथमेटिकल, बस वो स्कूल वगैरह में फॉलो किया हुआ है, वो सब पढ़ा हुआ है तो कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, लेकिन मेरे को तो लग रहा है कि भाई वो मैथमेटिकल है, ये मैथमेटिकल नहीं है। तुम रीजनिंग के थ्रू भी मैथ्स कर रहे हो तो मैथमेटिकल ही है। उसमें क्या है ना, मैकेनिकल नहीं है, वो एक्सेल फाइल वाला फॉर्मूले वगैरह इक्वेशंस वगैरह वो नहीं है तो मैथ्स ही। म्यूट पर है। जैसे जैसे आप कह रहे हो कि मैकेनिकल नहीं है वो, तो वही मैं सोच रहा हूँ कि शायद वो मैकेनिकल टू जो ट्रांसफॉर्मेशन में या जो स्टेप टूवर्ड्स होता है मैकेनिकल टू रीजनिंग बेस्ड, आई थिंक शायद उसका इंटरमीडिएट स्टेप यही होता है कि मैकेनिकल का हम हर एक समझ सकते हैं कि हर एक पार्ट क्या कर रहा है। क्योंकि मतलब मैं इस तरह से सोच रहा हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए इन द बॉक्स पूरा क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग वो सिंबल्स मैनिपुलेट तो कर रहे होते हैं, बट दे डोंट एग्जैक्टली नो कि सिंबल्स क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? जैसे अगर ए इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी वाई है, तब इसका क्या मतलब है, मतलब रियल लाइफ में, कि बी इंटू एक्स क्या है, ये अपने आप में क्या चीज है, और सी वाई अपने आप में क्या चीज है, इन दोनों को ऐड करके ही क्यों ए आ रहा है, ये सब नहीं समझा हुआ। तो शायद यू मतलब यू आर राइट कि मतलब मैं जैसे हम स्कूल्स में तो यही पढ़ाते हैं वो सिस्टमेटिक तरीका ही, तो हमारे पास एकदम से दूसरा तरीका आया कैसे अगर मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। मैं अपने बारे में बात करता हूँ कि जैसे मैं तो जैसे आपने कई बार बोला कि आप लास्ट 10 years की पढ़ते थे एग्जाम से, मैं तो नहीं, मैं तो पूरे ढंग से ही करता था स्कूल का, और ढंग से ही तो मैं तो पूरे ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ, तो मेरे दोस्त मतलब
आई एम श्योर आपके भी, मुझे नहीं पता क्या स्कोर था आपका 12th में। मुझे याद नहीं, बट कुछ 60s या 70s में थी। अच्छा, कम ही थे आपके तो हाँ। ओवरऑल। तो मेरा तो 95 था। हम्म। मैं सीबीएसई मेरिट स्कॉलर था, टॉप 0.1% में। तो मतलब क्योंकि मैं तो जिस तरीके से उनको चाहिए उस तरीके से लिखता भी था, पूरी ट्रेनिंग थी मेरी तो। ऐसा नहीं है कि बस मुझे आती हैं चीज़ें मैं कर लेता हूँ, मैं जो तरीका तुम्हें चाहिए वो तरीके से भी मैं लिखूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं तो, ऐसा नहीं कि मैं उनके तरीके से कभी ढला ही नहीं, शायद आपके केस में था आप उनके तरीके से कभी ढले ही नहीं, आप अपने तरीके से ही रहे। मैं तो पूरा था, स्टेप बाय स्टेप ही करूंगा। बट उसके बावजूद भी अगर अदरवाइज बात करनी है बिना स्टेप बाय स्टेप के, तो भी मैं कर सकता हूँ। तो मुझे वो लगता है कि वो मेरा वही था कि मुझे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर। मैं अगेन मैं पास्ट रिट्रोस्पेक्ट में सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। जैसे कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर क्वांट तो समझ आता है, क्वांट तो बहुत सारे इंडियंस का अच्छा होता है, आपकी वोबल कैसे इतनी अच्छी थी? वोबल कैसे अच्छी थी ये तो मुझे भी ना, मुझे इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट तो बिल्कुल पसंद नहीं था। एमबीए से पहले तो मैं कुछ पढ़ता भी नहीं था नॉन टेक्स्ट बुक, सिर्फ टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ता था बस मैं। 12 तक जो नॉर्मल एनसीईआरटी और जो गाइड्स होती थी वो पढ़ता था। बैचलर्स में भी मैंने कोई भी टेक्स्ट बुक्स के अलावा कुछ और नहीं पढ़ा। एमबीए में अदर सेकंड ईयर में जब टाइम बहुत होता है तब मैंने पढ़नी शुरू करी थी बुक्स, विच वर नॉट टेक्स्ट बुक्स। तो मेरी इंग्लिश, अगर मैं सोचूं कि मेरी इंग्लिश जो इतनी प्रिसीजन है कि इसका मतलब यही है और कुछ नहीं है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि कहाँ से है कि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स से मैं पढ़ता था, कंप्यूटर साइंस से पढ़ता था, टेक्स्ट बुक से ही पढ़ता था। पर मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं बड़ा ही ध्यान देता था कि इसने ये लिख दिया उसने वो लिख दिया, अच्छा नहीं इन दोनों में फ़र्क है, क्या फ़र्क है, इसने ऐसे कैसे लिख दिया, कैसे जस्टिफाई, मतलब वो इंटरेस्ट इतना था कि मैं बहुत ही ध्यान से पढ़ता था हर चीज़ को। तो विद दैट आई बिल्ड दैट प्रिसीजन ऑफ थॉट, या फिर कह लो कि प्रिसीजन ऑफ थॉट बिल्ड करना था तो फिर प्रिसीजन ऑफ लैंग्वेज करनी ही थी, क्योंकि लैंग्वेज के टर्म्स में ही थॉट्स होंगे, कम्युनिकेट या पढ़े जाएंगे, प्रोसेस होंगे। तो वही, इसको भी मैं रेट्रोस्पेक्ट में सोचूं कि क्वांट में मेरी एबिलिटी कैसे बिल्ड हुई, तो मुझे ये लगता है कि मैं बस जो भी चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, अगर वो बोल रहे हैं कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, तो मैं बस मान नहीं रहा हूँ कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, ठीक है भाई तुम कह रहे हो तो आता होगा, वो तो मैं लिखूंगा वही जो तुम कह रहे हो। बट मैं सोचूंगा एडिशनली खुद अलग से कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप क्यों डाला, इसकी मैनिपुलेशन ऐसे क्यों हो रही है, रेदर। मुझे अभी भी याद है ज्योमेट्री हमेशा मेरे लिए एक पजल रही। मतलब मैं कभी भी ज्योमेट्री में कंफर्टेबल नहीं हो पाया, कि मुझे समझ नहीं आता था कभी कहाँ से डंडा गिर जाता है। आज यहाँ से यहाँ हाइपोटेन्यूज गिरा दो, या यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर गिरा दो, यहाँ से वो कर दो, तो इमीडिएटली वो प्रॉब्लम साफ हो जाती थी। अच्छा ऐसे सॉल्व हो जाएगी, बट मुझे तो आइडिया ही नहीं कि आज यहाँ से यहाँ गिरना था, परपेंडिकुलर यहाँ क्या होना था, यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करके इसको कनेक्ट करना था। तो मुझे तो समझ नहीं आती थी वो थ्योरम्स कैसे प्रूव होती थी। वो मैं याद करता था, थ्योरम्स, ज्योमेट्री की थ्योरम्स कैसे प्रूव करनी, वो प्रूफ्स मैं याद ही करता था। मुझे मतलब जितना समझ आ सकता था बीच बीच का वो समझ लेता था, पर ये याद रखता था यहाँ पे जाके इस स्टेप में एक गिरेगा, इसके ऊपर ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उसका मेरे पास कोई लॉजिक नहीं था कि किस बेसिस पे गिराया गया है, किस बेसिस पे कनेक्ट करा गया। ये तो आई थिंक एमबीए के भी बाद मैंने कुछ कुछ बुक्स पढ़ी मैथ के ऊपर, कई बुक्स पढ़ी मैंने, तो जॉय ऑफ एक्स है, कई कई सारी बुक्स पढ़ी विच वर रिटन बाय मैथमेटिशियंस। तो मुझे समझ आया कि ओ भाई साहब ये डंडे गिरने, इट्स जो जिस बंदे ने प्रूफ निकाला था वो उसकी क्रिएटिविटी थी, इट वाज आर्ट। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड लॉजिक। हमें तो प्योर लॉजिक की तरह ही बस पढ़ाए देते कि हाँ सब कुछ लॉजिकल है, ये बताया नहीं गया कि ये ओरिजिनल एक इनसाइट थी किसी बंदे की। तो ये तो याद रखने वाली ही है तुम्हारे लिए, तो क्योंकि तुम्हारी तो इनसाइट नहीं है वो तो। बट कभी मैं हमेशा लॉजिक के थ्रू देखने लग जाता था कि ये कैसे, मतलब कैसे निकालूं, मुझे कैसे समझूंगा, मैं वो समझने वाला था ही नहीं, वो आर्ट थी उस बंदे के लिए, उसको बस स्ट्राइक करा तो उसको लगा ओ इससे ऐसे हो जाएगा।
रेदर जैसे वो एक जो प्रूफ है कि राइट एक ट्राइंगल का एरिया इज 1/2, राइट, बेस इनटू हाइट। अब वो प्रूव करना बहुत आसान है इफ यू अंडरस्टैंड कि रेक्टेंगल का उसको बना दो पार्ट और फिर दो, नॉट श्योर, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट फिर एक तरह से राइट एग्जैक्टली आधा रेक्टेंगल बन जाता है, वो कुछ ऐसा होता है। तो वंस यू अंडरस्टैंड ड्रॉ द होल थिंग देन इट बिकम्स ऑब्वियस कि हाँ इट्स 1/2 बेस इनटू हाइट। बट वो पता कैसे लगा कि उसको रेक्टेंगल का पार्ट बना सकते हैं हम ट्राइंगल को? तो अब वही सब बुक्स में लिखा हुआ था कि भाई कि एक मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज लाइक गोइंग इनटू अ जंगल। उसने ये एग्जांपल दिया था एक बुक में, इज लाइक गोइंग इनटू अ जंगल। तो कई बार ऐसे होता है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने निकलते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, दो चार और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। फिर दो चार प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकलते हैं, फिर वो सॉल्व नहीं होती है कि एक पांचवी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने निकले भी नहीं थे वो सॉल्व हो चुकी है। नहीं, ऐसे समझाया था। तब मुझे समझ आया, ओ भाई ये होता है मैथ में। हम तो कुछ और ही समझ के बैठे थे। या ज्योमेट्री का एक तो बता रहा था, मेरे को याद आया, मेरी भी वही सिचुएशन थी ज्योमेट्री में, नहीं समझ में आता था क्या चल रहा है। वैसे मैं, जैसे मेरे 12th में भी मेरे जो भी 60s या 70s में परसेंटेज आई थी, बट ऐसे था कि कुछ सब्जेक्ट्स में 90 प्लस थे और कुछों में कम थे। जैसे मैथ्स में आई थिंक 9, जो भी याद नहीं, पर 90 प्लस ही कुछ था। तो मतलब जिनमें मैं अच्छा था उनमें मैं अच्छा करता, जो समझ में आते थे उनमें मैं अच्छा कर लेता था। पर मैथ्स में ज्योमेट्री नहीं समझ में आता था, तो मैथ्स की टीचर मुझे वैसे बहुत पसंद करती थी। तो एक दिन एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, उसने सारे स्टूडेंट्स को दिया करने के लिए, फिर किसी से भी नहीं हुआ आई थिंक, फिर मेरे को बोलते निश तू कर जाके। मैं कहा भाई मेरे को नहीं आता करना, मेरे को क्यों भेज रही हो? बोलते नहीं कर, यू कैन ट्राई, यू विल डू, आई नो यू कैन डू इट। तो सर्कल वाला क्वेश्चन था, मैंने सर्कल बना दिया बोर्ड पे। फिर क्वेश्चन में कुछ तो डायमीटर लिखा हुआ था, तो मैंने एक वर्टिकल लाइन डायमीटर बना दी। तो वहीं पे मुझे इंटरप्ट करे, बोलते नो नो नो, मेक इट हॉरिजॉन्टल। तो मैंने मिटा के कर दिया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर वो आगे बेसिकली वो मेरे को असिस्ट कर रही थी, बीच बीच में बता रही थी, फिर एंड में मतलब आई वॉज जस्ट बेसिकली राइटिंग ऑन द बोर्ड, मेनली तो वही लीड कर रही थी, अगर वो ना होती तो मैं ना कर पाता। बट चलो इवेंचुअली हो गया आंसर, एंड इट डिड मैटर। बेसिकली वो वर्टिकल डायमीटर बना के वो विजुअलाइज करना मुश्किल होता, मतलब वैसे तो क्वेश्चन सेम ही रहता, सब कुछ हो जाता, बट वो इस तरह से ऐसे सामने नजर में पढ़ने में आसान हो रहा था, नहीं तो साइडवेज हो जाती चीजें, है ना, तो विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाता। तो वही वाली बात वापस कि उसने बोला, मैंने मिटा के, और मेरे को एक्चुअली याद, अभी तक याद है, ये पुरानी बात हो गई, मेरे को याद है, लेकिन कि उसको 2-3 बार क्लैरिफाई करना पड़ा था कि मैंने डायमीटर बना दिया, कहती नो नो नो, मेक मेक इट द अदर वे। मैं कहा डायमीटर अदर वे क्या होता है? यही तो होता है। मेरे को भी एग्जैक्ट उसके बाद याद नहीं कि क्या वर्ड क्या उसने बोला था, लेकिन 2-3 बैक एंड फोर्थ के बाद जाके मैं समझा, अच्छा वो कह रही है कि भाई वर्टिकल हटाओ, हॉरिजॉन्टल बनाओ। अच्छा। और मेरा इमीडिएट रिएक्शन यही था मन में कि यार इससे क्या फर्क पड़ता है, तो डायमीटर ही बनाना है। बट हाँ, फर्क पड़ रहा था, मतलब थोड़ा विजुअली देखने में। बट अगेन वन ऑफ दोस थिंग्स कि भाई या तो तुम एक एक्सपीरियंस के थ्रू तुमको पता है कि अच्छा भाई जब ऐसे करते हैं तो ऐसे होता है, वो यूज कर रहे हो, या फिर सीधे सीधे तुमने याद ही किया हुआ है कि भाई ये सही है। पर हाँ, तो पहले जैसे मैं बात कर रहा था कि यार मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह भी तो मैथमेटिकल वे ही है ना, ऐसा भी क्या है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच की बात आ गई फिर कि इक्वेशंस यूज करना। इक्वेशन से इनफैक्ट एक और मुझे एग्जांपल याद आ रहा है। जैसे मैं कई बार स्टूडेंट्स को पूछता हूँ, बताओ भाई, इफ आई एम टेलिंग यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, हाउ मेनी वैल्यूज डज एक्स हैव? एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4, तो हाउ मेनी वैल्यूज डज एक्स हैव? 2 वैल्यूज, +2 -2, है ना। तो लेकिन नहीं, एक्स डजंट हैव 2 वैल्यूज, एक्स हैज 2 पॉसिबल वैल्यूज, एक्स विल स्टिल हैव 1 वैल्यू ओनली, या +2 होगा या -2 होगा, और है भी वो प्लस और -2।
तो लेकिन हम इसको बोलते ही ऐसे हैं कि भाई x की 2 वैल्यूज हैं, या x की सपोज x इक्वल टू x दिया हुआ, तो x की इन्फिनिट वैल्यूज है। नहीं, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, वैल्यू तो एक ही होने वाली है। तो अलजेब्रा का जैसे स्टार्टिंग पॉइंट ही है जो x वेरिएबल, कि भाई उस वेरिएबल के अंदर तो एक ही वैल्यू बस सकती है बस। अब वो फिगर आउट करने वाली बात है कि एग्जैक्ट फिगर आउट हो पा रहा है या फिर मल्टीपल में से एक होगा या फिर इन्फिनिट में से एक होगा, वो अलग बात है, वैल्यू तो एक ही है। अब कितने लोग जो अलजेब्रा वैसे अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, ये एस्पेक्ट भी मैंने नोटिस किया नहीं क्लियर होता है ना। फॉर एग्जांपल डेटा सफिशिएंसी में फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइप की इंफॉर्मेशन हो तो हाँ सफिशिएंट है, नहीं सफिशिएंट भाई वैल्यू तो नहीं पता, है ना। दिस इज नॉट समथिंग कि भाई जीमैट में ऐसा है, अलजेब्रा में ऐसा है कि भाई x की वैल्यू तो इतना पता लग गया, प्लस और -2 है। तो हाँ, ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करते हैं अक्सर, और उसको भी मैकेनिकल तरीके से यूज करते हैं, समझ के नहीं यूज करते, है ना। ऐसा भी नहीं कि ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करना इटसेल्फ ही प्रॉब्लम है। हाँ, तो एक तरह से मतलब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मैं अपने बारे में सोचूं तो इट्स नॉट कि मैं ट्रेडिशनल नहीं यूज़ करता था, या समझ के यूज़ करता था, तो उसका ऑफशूट ही था कि बस मैं अब रीजनिंग भी लगा सकता हूँ, क्योंकि राइट, अगर मतलब यही लगता है कि जैसे हम धीरे धीरे स्टेप स्किप करना शुरू कर देते हैं, जब धीरे धीरे कंफर्टेबल होते रहते हैं, तो वंस यू अंडरस्टैंड कि इस प्रॉब्लम को ऐसे देख सकता हूँ, तो मैं फिर वापस टिपिकल वे से क्यों करूँगा मैं। ऐसे नहीं, मैं कर नहीं सकता हूँ, कर तो सकता हूँ, पर जब मैंने टिपिकल वे से करा, 10 बार ही करा, 20 बार ही करा, और हर बार ही समझ रहा था मैं क्या हो रहा है, तब धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि टिपिकल वे में क्या होता है। तो जब मुझे पूरा समझ आ ही गया, तो जब नेक्स्ट टाइम तुम दोगे तो मैं उसको पकड़ लूंगा। वैसे तुम कहोगे हाँ रीजनिंग कर रहा हूँ, बट वो उसी का ऑफशूट है। जैसे बहुत सारी टेक्निक्स जो आती हैं, क्या साइन वेव कोई पढ़ाता है, इंग्लिश में बताता है कोई, साइन वेव मेथड, वो होता है ना उसमें, क्वांट में इनइक्वालिटीज क्या में। होता है, हाँ, इनइक्वालिटीज में x-2 इंटू x-3 इंटू x-4 ग्रेटर देन 0, तो इसका साइन वेव बनाता है 2 3 4, प्लॉट करो तो साइन वेव बनेगी, या तो ऐसे बनेगी या फिर ऐसे बनेगी। मतलब बेसिकली तो एक्सप्रेशन का साइन चेंज होता है ना एट एवरी पॉइंट, तो उसको रेदर देन सेइंग कि हर पॉइंट के बाद साइन चेंज हो रहा है, देर से कि साइन वेव बनती है, विच इज जस्ट अ मोर विजुअल वे टू अंडरस्टैंड इट। it it is a visual way to remember it, but I think it obscures what's actually happening on the ground। but लोग फिर दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं कि चेंज भी क्यों हो रहा है हर बारी उसका साइन। और मैं कई लोगों से पूछा है कि साइन क्यों चेंज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्या क्या मतलब होता है होता तो है, बट क्यों होता है, क्योंकि हर पॉइंट पे एक और एडिशनल एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाता है। तो पहले एक एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो नेगेटिव है, जब दो एक्सप्रेशन नेगेटिव हो गए तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, फिर तीसरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो गया तो फिर से नेगेटिव हो गया प्रोडक्ट, राइट। इट्स दैट थिंग, बट इतना भी लोग नहीं समझा हुआ उस चीज को। बट है तो बेसिकली जिब्रा ही कि अगर एक नेगेटिव है तो नेगेटिव है प्रोडक्ट, दो नेगेटिव हो गए तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, तीन नेगेटिव हो गए तो प्रोडक्ट फिर से नेगेटिव हो गया, चार नेगेटिव। तो अगर तुमने समझ ही लिया होता है एल्जेब्रिक जो तुम कर रहे हो ध्यान से, तो तुम्हें टेक्निक की जरूरत ही नहीं थी। या टेक्निक अगर तुम यूज करते भी तो यू विल यूज विथ फुल अवेयरनेस कि क्या हो रहा है। ब्रदर, सारी टेक्निक ज्यादा जो मिक्सचर्स वगैरह में भी कराते हैं टेक्निक्स, वो सारी अलजेब्रा की ऑफशूट है। पर अब अलजेब्रा से उसका क्या रिलेशन है, अब लोगों को पता तक नहीं है, क्योंकि अलजेब्रा को इतना ढंग से समझा ही नहीं क्या कर रहे हैं अलजेब्रा में। रेदर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, रिलेटिव स्पीड, राइट। रिलेटिव स्पीड तो हमें भी, आई एम नॉट श्योर कितना, जब पढ़ाई की थी कितना लोगों ने एक्सप्लेन करा था कि रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो ऐड ऐड करनी होती है। क्यों ऐड करनी होती है, सब्ट्रैक्शन में क्या दिक्कत है, आई एम नॉट श्योर कितने ढंग से
पढ़ाया गया था कितना, क्योंकि नई-नई चीज़ें हैं यार, आई थिंक जब नया सुनता तो टाइम तो लगता होगा उसको अब तो लग रहा है बड़ी इंट्यूटिव सी चीज़ है कि हाँ, सेम डायरेक्शन दोनों एक-दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ऐड ही होगा। बट आई एम नॉट श्योर कि जब फर्स्ट टाइम हमें एक्सपोज़ किया गया था इन आइडियाज़ में तो हमें कितना एक्सप्लेन किया गया था, कितना हमें अपने एंड पे दिमाग लगाना पड़ा था टू रियली मेक सेंस कि क्यों ऐड कर रहे हैं यहाँ पे हम स्पीड को, दूसरे केस में क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली तो रिलेटिव स्पीड एक रिडंडेंट कॉन्सेप्ट भी एक तरह से, कोई ज़रूरत नहीं है, एक सिंप्लीफिकेशन ही है बस एक। दोनों की अलग-अलग स्पीड लगा के डिस्टेंस निकाल के ऐड कर देते, इतनी ज़रूरत नहीं थी, राइट? जी, सेम वेट, क्या वो जो वेटेड एवरेज होता है उसमें भी क्या था मतलब, राइट? अ अ, जैसे कि ये आलू हमारे पास 10 किलो हैं, आलू का प्राइस ₹5 पर किलो है, प्याज़ हमारे पास 20 किलो है और प्याज़ का प्राइस लेट्स से ₹30 किलो है। तो ये हम उनके वेट्स बना दिए। वेट्स मत बनाते, अलग-अलग रख लेते, टोटल उसका प्राइस इतना बड़ा, टोटल इसका प्राइस इतना बड़ा, टोटल क्वांटिटी इतनी, डिवाइड कर दिया और वेटेड एवरेज का एक कॉन्सेप्ट बना दिया। है तो क्या नॉर्मल एवरेज ही है, अब वो 30 किलो 20 किलो प्याज लेके आ जाओगे तो उसको 1 किलो प्याज तो नहीं मानूंगा ना मैं। एवरेज में तो 20 क्वांटिटी तो मुझे देखनी ही पड़ेगी, पर सडनली 20 वेट बन गया, फिर एक वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट बन गया, तो पता नहीं एक नया ही कॉन्सेप्ट जैसे खड़ा हो गया लोगों के दिमाग में कि एक वेटेड एवरेज कुछ होता है, नॉर्मल एवरेज ही है। अब इतनी क्वांटिटी है तो उसमें फिर क्वांटिटी को तो कंसिडरेशन में लेना ही पड़ेगा, ना लेना वुड बी नॉनसेंस। या इवन नॉर्मल एवरेज फॉर दैट मैटर, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अक्सर कि लेट्स से 71, 72, 73, 74, 75 इनकी एवरेज निकालनी है, तो अक्सर मैं नोटिस करता हूँ कि भाई ऐड कर रहे हैं सारे नंबर्स, फिर डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं। फिर मैं जैसे ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि चलो भाई 5 लोग हैं, उनके पास चॉकलेट्स हैं, एक के पास 71 है, एक के पास 72 है, 73, 74, 75। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि उनमें बराबर बढ़ जाए चॉकलेट्स। तो तुम क्या कर रहे हो, पहले सबको बोलो सारी चॉकलेट्स मुझे दे दो, फिर मैं बराबर बराबर 5 हिस्से बना के तुमको वापस करूंगा, है ना? वो टोटल करके फिर डिवाइड बाय 5 करके कर रहे हैं। या फिर वैसे ही, अरे यार 75 वाले तू 71 वाले को 2 दे दे, 74 वाले तू 72 वाले को 1 दे दे, तो बस सबके पास 73 हो गई, बराबर हो गई, खत्म काम। तो एवरेज यही है ना? तो हाँ यार, मतलब वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, और सिंपल एवरेज भी एक्चुअली क्या है, वो भी वापस एक फॉर्मूला ही बना हुआ है बस, कि अच्छा भाई टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे करके निकलता है। या फिर इन एग्जाम्स वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में सुन लेते हैं कि भाई उस भी स्कूल का मीडियन स्कोर इतना है, एवरेज स्कोर इतना है ना? लेकिन इवन दैट, व्हाट डज इट ट्रूली रिप्रेजेंट, वो भी कितनी बार क्लियर नहीं होता। या मतलब जैसे आपने बोला कि एवरेज कि सबको इक्वल देना है, ये भी एज एन आइडिया नहीं है, जैसे नहीं पता होता लोगों को कि एवरेज जस्ट रिप्रेजेंट्स कि सबके पास सेम होता तो क्या होता, ये, राइट? दिस आइडिया कि एवरेज का मतलब क्या है, राइट? जैसे एवरेज स्कोर, तो मतलब अगर पांचों में सेम नंबर आए होते तो फिर क्या होता,